हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम क्लास 11 का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है संरचना और भू आकृति विज्ञान। इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही करा रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। आइए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको भूवैज्ञानिक खंड पढ़ा दिए थे, आज की इस वीडियो में हम भू आकृतिक खंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भू आकृतिक खंड पढ़ने से पहले समझिए भू आकृति का मतलब क्या होता है। तो भू आकृति ऐसे भूमि के टुकड़े को कहते हैं जिसका कोई आकार होता है, कोई आकृति होती है और उसके अंदर कुछ पदार्थ मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहाड़, क्योंकि पहाड़ जो एक निश्चित आकृति होती है, उसका एक निश्चित आकार होता है और उसमें कुछ पदार्थ मौजूद होते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत को कितने भू आकृतिक खंडों में बांटा जाता है और उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, भारत को 6 भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। ठीक है, आपके सामने 6 के 6 भू आकृतिक खंड लिखे हुए हैं। पहला है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। आज की इस वीडियो में हम ये 3 पढ़ने वाले हैं, यानी उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला से प्रायद्वीपीय पठार तक। बाकी के 3 जो हैं, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये अगला जो पार्ट 3 आएगा उसमें ये कंप्लीट करके ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहला है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। ये हमारा भारत का पहला भूखंड है। ठीक है, भू आकृतिक खंड। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट हमारे पास है, इसमें हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। भाई सिंपल सी बात है, इसमें क्या चीज़ शामिल है भाई? देखिए नाम से पता लग रहा है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, यानी कि पर्वतों की बात चल रही है। तो पर्वत कहाँ कहाँ पर है? उत्तर में है। ठीक है, और उत्तर पूर्व यानी हमारी जो 7 सिस्टर वाला इलाका है, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पे पहाड़ हैं। ठीक है, तो इसमें हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। ठीक है, यानी जो हमारा हिमालय पर्वत है वो इसके अंदर शामिल है और जो उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, हिमालय में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। अब देखिए हिमालय जो है ना, हमारा हिमालय में क्या है, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। ठीक है, जैसे उसमें बहुत सारी, जैसे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये क्या कुछ प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। भाई एक है तो हिमालय पर्वत का हिस्सा ही, लेकिन एक तरीके से ये प्रमुख है। ये जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रमुख श्रेणियाँ हैं, प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है, बृहद हिमालय श्रृंखला की पूर्व पश्चिम लंबाई 2500 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर। अब देखिए बृहद हिमालय क्या है? हिमालय की एक प्रमुख श्रृंखला है। ठीक है, प्रमुख श्रृंखला है। ठीक है, अब ये जो बृहद हिमालय की श्रृंखला है, ये जो है इसकी लंबाई कितनी है पूर्व पश्चिम अगर देखी जाए तो कितनी है? 2500 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर दक्षिण अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो कितनी है? 160 से 400 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए हिमालय जो होता है, हिमालय, ठीक है, अभी हम हिमालय की बात कर रहे हैं। तो हिमालय क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर विविधता पाई जाती है, क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है, इसी वजह से हिमालय को भी 5 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बेटा? हिमालय को भी 5 भागों में बांट रखा है। ठीक है, कश्मीरी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग और अरुणाचल हिमालय, और 5वां है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। अब देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए आपने हिमालय देखे, मैप अगर आप देखोगे तो मैप में आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख जाएगा, ये हमारा हिमालय पर्वत है। ठीक है, अगर आप इधर इसको देखोगे तो देखिए ये कह रहा है कि पहला कश्मीर हिमालय, तो यानी कश्मीर हिमालय का मतलब ये कहाँ पर होगा? ये हमारा जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर होगा ये। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय कहाँ पर होगा? कश्मीर में होगा। हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय कहाँ होगा? हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है वहाँ पे जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं वो उसको हमने जो है क्या नाम दे दिया? हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। इसके अलावा जो सिक्किम इलाका है, दार्जिलिंग इलाका है, वहाँ पे जो हिमालय के पर्वत हैं, हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। अरुणाचल हिमालय, यानी अरुणाचल में जो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है, उनको हमने जो है अरुणाचल हिमालय का नाम दे दिया।
पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत यानी कि जो हमारे पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे जो हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं, हिमालय के पर्वत हैं, उनको हमने जो है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत कह दिया। अब यहाँ पे आपको एक डाउट और समझ में आ रहा होगा, एक पर्वत श्रृंखला होती है, एक होती है पर्वत श्रेणी। अब क्या फ़र्क है, यानी पर्वत श्रृंखला और पर्वत श्रेणी दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, पर्वत श्रृंखला को हम जो है विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है भाई, कोई भी पर्वत श्रृंखला है, जैसे काराकोरम है, ठीक है, तो वो जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये श्रृंखला जो है, इन श्रृंखला को बहुत सारी श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? यानी श्रेणी एक छोटी चीज़ होती है और श्रृंखला एक बड़ी चीज़ होती है। अगर हम कह रहे हैं कि पर्वत श्रेणी, यानी वो पर्वत श्रेणी अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब वो कम होती है, और पर्वत श्रृंखला जो होती है यानी वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, पर्वत शिखरों का छोटा समूह पर्वत श्रेणी होता है, जबकि पर्वत श्रेणियों का सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ समूह पर्वत श्रृंखला कहलाता है। यानी कि भाई, अगर कोई छोटा समूह है पर्वतों का तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्वत श्रेणी। और अगर बड़ा सा समूह है तो उसको हम पर्वत श्रृंखला कहेंगे। तो कश्मीर हिमालय, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कश्मीर हिमालय। ठीक है, कहाँ पर होगा? ये कश्मीर में होगा। इसमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, जैसे काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। इसका उत्तरी पूर्वी भाग ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं, ये बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। पर्वत श्रेणियाँ का मतलब पर्वतों का छोटा समूह। ठीक है, जबकि पर्वत श्रृंखला यानी पर्वतों का बड़ा समूह। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी और डल झील है। ठीक है भाई, जो बृहत हिमालय ये भी जो है जम्मू कश्मीर में ही है। बृहत हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और पीर पंजाल एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इनके बीच क्या है? कश्मीर घाटी है और एक झील है जिसका नाम है डल। ठीक है, डल झील है। ठीक है, तो ये जो NCERT की किताब है आपकी, उसी में सारे पॉइंट्स मैंने उतारे हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्हीं को आपको समझना है। ठीक है, इसके अलावा बलटोरो और सियाचिन। बलटोरो और सियाचिन क्या है? बलटोरो और सियाचिन जो है ये हिमानी नदियाँ हैं। ठीक है, यानी कि ये हिमानी नदियाँ होती हैं। तो ये नदियाँ भी जो हैं इसी प्रदेश में है, यानी कश्मीर हिमालय में ही शामिल हैं। और ये करेवा के लिए भी विख्यात है। करेवा जो है एक दर्रा है। दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा दोस्तों पहाड़ों के बीच का जो स्थान होता है, पहाड़ों के बीच का जो स्थान होता है उसे बोला जाता है दर्रा। ठीक है, तो करेवा जो है ये जो है करेवा के लिए विख्यात है, फेमस है। यहाँ पे जो है जाफ़रान की खेती की जाती है। करेवा में क्वेश्चन आ जाता है कि करेवा में किस चीज़ की खेती की जाती है, तो जाफ़रान की। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास है बृहत हिमालय। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ लिख रखी है। बृहत हिमालय जोजिला, पीर पंजाल, बानीहाल, जास्कर श्रेणी, फोटूला और लद्दाख खरदुंगला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये देखिए, जो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में लिखे हुए हैं ये हमारी पर्वत श्रेणियाँ हैं या पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, और जो हमारी राइट साइड में लिखा हुआ है ये जो है दर्रे हैं। ठीक है, यानी बृहत हिमालय का जो प्रमुख दर्रा है वो जोजिला है, पीर पंजाल का प्रमुख दर्रा बानीहाल है, जास्कर श्रेणी का प्रमुख दर्रा फोटूला, और इसी तरीके से लद्दाख का भी जो प्रमुख दर्रा है वो खरदुंगला है। ये दर्रों के नाम है। ठीक है, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारे पास है महत्वपूर्ण अलवर झील। अब देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है कश्मीर हिमालय है, इसमें जो महत्वपूर्ण झीलें हैं और झीलें भी कौन सी? अलवर झील। ठीक है, अलवर झील जो है जैसे कि डल और वुलर, और कुछ महत्वपूर्ण लवण झील भी यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे पोंगकोंग सो और सोमू दीरी। ठीक है, यहाँ पे जो है नदियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं ये भी देख लो। ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आ सकते हैं, और ये GK के क्वेश्चन ही बनते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं? सिंधु नदी पाई जाती है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, यानी जो सिंधु की सहायक नदियाँ होती हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ तीर्थ स्थान भी पाए जाते हैं। तीर्थ स्थान किसे कहते हैं आपको पता होगा? तीर्थ स्थान यानी जो धार्मिक स्थान होते हैं। ठीक है, जैसे अमरनाथ गुफा हो गया, चरार शरीफ हो गया, ये कुछ धार्मिक स्थान, तीर्थ स्थान है जहाँ पे जो है लोग यात्रा करते हैं। तो ये भी कहाँ पर है? कश्मीर हिमालय में। अगला पॉइंट हमारे पास है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। अब सारी सी बात है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये हिमालय कहाँ पर होगा? हिमाचल में होगा और उत्तराखंड में होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ये रावी नदी और काली के बीच में है। ठीक है, अब ये जो हिमालय है कहाँ किस नदियों के बीच में है? एक रावी नदी होती है, रावी नदी, और काली नदी जो है ये घाघरा नदी की सहायक नदी होती है दोस्तों। तो ये इन दोनों के बीच ये हिमालय स्थित है। ठीक है,
ये सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है, यानी कि अपवाहित का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है सिंधु और गंगा नदी भी बहती है। ठीक है, यहाँ इन्हीं की सहायक नदियाँ बहती हैं, यानी जो गंगा नदी है, सिंधु नदी है, इन्हीं की सहायक नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। ठीक है, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणियाँ और दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून, भोटिया प्रजाति के लोग, फूलों की घाटी, गंगोत्री, यमुनोत्री पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए बृहत हिमालय की श्रृंखला जो है वो भी यहीं पे पाई जाती है, लघु हिमालय की श्रृंखला जो है वो भी यहीं पे पाई जाती है, शिवालिक श्रेणियाँ जो हैं वो भी यहीं पे पाई जाती हैं, और दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून। दून कहते हैं एक तरीके से जो लंबी घाटी होती है ना, बहुत लंबी घाटी होती है, उसे बोला जाता है दून। ठीक है, तो दून और शिवालिक भी इसी हिमालय के खंड के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से एक प्रजाति है जिसका नाम है भोटिया, भोटिया प्रजाति के लोग भी इसी हिमालय में रहते हैं। फूलों की घाटी एक बहुत अच्छी प्रसिद्ध फूलों की घाटी होती है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है, वो फूलों की घाटी भी यहीं पे पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री भी यहीं पे पाए जाते हैं। तीसरा हिमालय हमारे पास देखिए है तो हिमालय। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हिमालय ही है, लेकिन हिमालय को 5 टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, ताकि हम अच्छी तरीके से उसको समझ सकें। ठीक है, तो अगला है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसके पश्चिम में नेपाल और पूर्व में भूटान है। अब सबको पता है भाई सिक्किम, सिक्किम कहाँ पर है? सिक्किम के पूर्व में भूटान है, पश्चिम में नेपाल है। तो बिल्कुल सिंपल है, तो इसके पश्चिम में नेपाल और पूर्व में भूटान है, हिमालय है। तीस्ता नदी बहती है। अब देखिए यार, जो सिक्किम हिमालय है, इन हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पे मौजूद है, वहाँ से जो है तीस्ता नदी बहती है। एक नदी है, कौन सी नदी? तीस्ता, तीस्ता नदी बहती है। कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। भाई कंचनजुंगा बहुत ऊंची चोटी है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, और बहुत सारी गहरी घाटियाँ हैं। ठीक है, तो वो जो है यहीं पे पाई जाती हैं। इसके अलावा एक जनजाति है जिसका नाम है लेप्चा, लेप्चा जनजाति भी जो है इसी हिमालय खंड में रहती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ की प्राकृतिक दशाओं को देखकर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे क्या लगा दिए? चाय के बागान लगाए। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक दशाएं बहुत अच्छी हैं, यानी कि यहाँ पे वर्षा होती रहती है इस इलाके में। ठीक है, अच्छा माहौल रहता है। ठीक है, इसके अलावा भूमि भी सही है, तो इस वजह से यहाँ पे अंग्रेज़ों ने क्या करा? चाय के बागान लगाए। ठीक है, और यहाँ पे जो है दुआर भू आकृति पाई जाती है। अब दुआर क्या होता है? दुआर भू आकृति दोस्तों ऐसी भू आकृति होती है जो चाय के बागान लगाने के लिए अच्छी मानी जाती है। इसलिए जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ का प्राकृतिक दशाओं को देखा कि यहाँ पे दुआर भू आकृति पाई जाती है। ठीक है, नाम भी देखिए अजीब है, लेना भी नहीं आ रहा, दुआर भू आकृति। ठीक है, तो यहाँ पे दुआर भू आकृति पाई जाती है। इसके अलावा बारिश भी होती रहती है, अच्छा मौसम रहता है। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया और चाय के बागान लगाना शुरू कर दिया। अगला हिमालय हमारे पास है अरुणाचल हिमालय। अभी अरुणाचल हिमालय क्या है? देखिए ये पर्वत भूटान हिमालय से लेकर डिफू दर्रे तक फैला है। ठीक है भाई, ये पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है? भूटान हिमालय हमारा, भूटान हिमालय से लेकर डिफू दर्रे। अब सिंपल सी बात है, अरुणाचल हिमालय तो अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। ठीक है, इसके अलावा कांगतू और नमचा बरवा, यहाँ पे कुछ मुख्य चोटियाँ हैं, यानी बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ होती है ना, इसी ठीक है उसी तरीके से यहाँ पर कांगतू, नमचा बरवा जो है ये कुछ मुख्य चोटी हैं। दिबांग, दिहांग, लोहित, ये कुछ प्रमुख नदी यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, दिबांग, दिहांग और लोहित, ये कुछ प्रमुख नदी हैं। जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं यहाँ पे? देखिए सबके नाम लिख रखे हैं मैंने, मोम्पा, अबोर, मिश्मी, निशी, नागा। और ये जो जनजाति है कौन सी खेती करती है? झूम खेती करती हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो उत्तर में पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, दक्षिण में मिजो। अब देखिए ये पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत जो हैं, ठीक है, ये भी हिमालय के पर्वत ही हैं। ठीक है, हिमालय का ये हिस्सा है। तो देखिए उत्तर में क्या, इन पहाड़ियों को, ठीक है, जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे उत्तर में इन्हीं पहाड़ियों को पटकाई बूम बोला जाता है, नागा पहाड़ियाँ बोला जाता है, मणिपुर पहाड़ियाँ बोला जाता है। दक्षिण में क्योंकि मिजोरम है इसलिए मिजो पहाड़ी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जनजाति रहती हैं जो क्या कौन सी खेती करती हैं? झूम खेती करती हैं। ठीक है, मणिपुर में एक लोकतक झील है, लोकताक झील, यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक है,
ये लोकतक नहीं है, लोकताक है, लोकताक झील। ठीक है। मणिपुर और मिजोरम की नदियाँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, देखिए इसको समझिए। देखिए यहाँ पे क्या जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वही पढ़ा रहा हूँ मैं, उसके अलग नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि एनसीईआरटी के इस एनसीईआरटी बुक में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो मणिपुर और मिजोरम की नदियाँ, अब जो मणिपुर और मिजोरम की नदियाँ हैं छोटी मोटी, वो नदियाँ जो है एक बराक नदी है, उस बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं, और यही बराक नदी मेघना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। इसी तरीके से नागालैंड की जो नदियाँ हैं वो नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसी तरीके से मणिपुर के उत्तर पूर्वी भाग में जो नदियाँ बहती हैं, भाई मणिपुर के उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्व जो भाग है उसमें जो नदियाँ बहती हैं वो चिनबिन नदी की सहायक नदियाँ हैं, और यही चिनबिन नदी इरावदी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इरावदी नदी जो है म्यांमार की एक सहायक नदी, म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। अब पढ़ने वाले हैं उत्तरी भारत का मैदान। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मैंने लिख रखा है कि ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है, और इसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 3200 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। ठीक है भाई, उत्तरी भारत का मैदान आपने सभी ने देखा है, जो हमारा उत्तरी भारत का मैदान है। ठीक है, कहाँ से बना है भाई? जो सिंधु, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ये अपने साथ अवसाद जलोढ़ निक्षेप लेकर आए, उसी से हमारा उत्तरी भारत का मैदान बना है। और इसकी लंबाई देखिए आप, पूर्व से पश्चिम तक की कितनी है? 3200 किलोमीटर है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर है। ठीक है, अब उत्तरी भारत के मैदान को भी 3 भागों में बांटा जाता है, भाबर, जलोढ़ मैदान और तराई। ठीक है, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, पहला है भाबर। ठीक है, अब भाबर देखिए है उत्तरी मैदान ही है। ठीक है, लेकिन इसको बांट दिया है थोड़ा सा ताकि हमें समझने में आसानी रहे। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है। ठीक है, भाबर क्या है? 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई की एक पतली सी पट्टी है, पट्टी यानी कि क्षेत्र है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल बहाल लाती हैं, और कभी कभी खुद ही इसमें लुप्त हो जाती हैं। अभी जो क्षेत्र है उत्तरी भारत का मैदान का, ये जो भाग है, इस भाग में क्या है? पहली बात तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और है क्या यहाँ पे कि भाई जो हिमालय पर्वत श्रेणियों से नदियाँ निकलती हैं, और वो नदियाँ जो कूड़ा करकट लाती हैं, वो कूड़ा करकट जो है वो यहीं जमा करती हैं भाबर में। ठीक है, और फिर वो नदियाँ जो है इसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के मैदान में ही लुप्त हो जाती हैं। दूसरा है तराई। अब देखिए जो भाबर है, भाबर के नीचे ही, ठीक है भाई, भाबर है, भाबर के नीचे ही जो है तराई क्षेत्र है। ठीक है, इसकी चौड़ाई देखी जाए तो 10 से 20 किलोमीटर है तराई क्षेत्र की। ठीक है, अब जो भाबर क्षेत्र में, भाबर उत्तरी मैदान में या भाबर मैदान में जो नदियाँ लुप्त हो गई थी, वो नदियाँ जो हैं तराई मैदान में या तराई क्षेत्र में प्रकट होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती, इसलिए ये क्षेत्र अनूप बन जाता है, जिसे तराई कहते हैं। ठीक है भाई, ये क्षेत्र कैसा बन जाता है? अनूप बन जाता है, और फिर क्या हो जाता है? ये तराई, इसे तराई बोला जाता है। ठीक है, इस मैदान को तराई बोला जाता है। ठीक है, तीसरा है जलोढ़ मैदान। अब तराई से भी नीचे, भाई तराई मैदान था, तराई से भी नीचे एक जलोढ़ मैदान होता है। ठीक है, जो 2 प्रकार का होता है, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। अब जो पुराने जलोढ़ का बना होता है उसे बांगर बोला जाता है, जो नई जलोढ़ का बना होता है उसे खादर बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी स्थलाकृति बनाती है नदियाँ। ठीक है, यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी स्थलाकृति बनाती हैं, जैसे बालू रोधिका, विसर्प, गोकू झीलें, गुम्फित नदियाँ, ये कुछ स्थलाकृति होती है जो बनाई जाती है। अब हमारी अगली जो आकृति है, अगली जो भू आकृति है, क्योंकि हमने अब 2 आकृतियाँ पढ़ ली, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब ये प्रायद्वीपीय पठार क्या है? ये तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है। अब देखिए सबसे पहले समझिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं, उसके बाद समझिए पठार किसे कहते हैं। देखिए प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा कोई भी भूमि का हिस्सा जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो। अगर कोई भी भूमि का हिस्सा 3 ओर से जल से घिरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? वो उसे हम प्रायद्वीप कह सकते हैं। इसके अलावा पठार, पठार जो है होता तो पहाड़ ही है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 600 से 900 मीटर के बीच होती है, या फिर 300 से 600 मीटर के बीच होती है, उसे हम बोलते हैं पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का मतलब है कि जो हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा है, क्योंकि हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा अगर आप देखोगे तो वो जो है 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए हम उसको प्रायद्वीप भारत कहते हैं। ठीक है,
तो प्रायद्वीप पठार का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रायद्वीप है या दक्षिण भारत है उसमें जो पठार पाए जाते हैं उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ठीक है भाई, कैसा तिकोने आकार वाला भूखंड है। ठीक है भाई, तिकोन सा आकार है यहाँ पे और कटा फटा भूखंड है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई यानी कि जो हमारे पठार हैं उन पठारों की ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर। ठीक है, प्रायद्वीप भारत अनेक पठारों से मिलकर बना। अब जो हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, प्रायद्वीप भारत का मतलब दक्षिण भारत। हमारा जो दक्षिण भारत है वो अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, रांची पठार और भी पठार है। ठीक है, आदि। यहाँ की कुछ स्थलाकृति जैसे टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद, टेकरी। अब देखिए ये कुछ स्थलाकृतियाँ होती हैं, ठीक है, जो नदियाँ या अक्षय की प्रक्रिया से बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्थलाकृति पाई जाती है। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। भाई आप जानते हैं अच्छी तरीके से गुजरात में, महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो काली मिट्टी है, ठीक है, यही बता रहा है कि इस पठार के पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में। ठीक है, आप जानते ही हैं ये हमारा पठार का पश्चिमी हिस्सा है और ये हमारा उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। अब प्रायद्वीपीय पठार को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्व पठार। आइए इसको भी डिटेल पढ़ते हैं। दक्कन का पठार, ठीक है, अब दक्कन का पठार में क्या है, ठीक है, दक्कन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मेकाल पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम, अब देखिए जो पश्चिमी घाट हमारा ये वाला है, ठीक है, इसके कुछ नाम है, जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री बोला जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी बोला जाता है, केरल जो है वहाँ पे इसको अनामलाई या इलायची पहाड़ियाँ बोला जाता है, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इस पठार की सबसे ऊँची चोटी यानी जो दक्कन का पठार है, इस पठार की अगर सबसे ऊँची चोटी की बात करें तो कौन सी है, अनाईमुडी। अनाईमुडी की ऊँचाई 2695 मीटर है। ठीक है, और ये जो है कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, अनामलाई पहाड़ियों में, यानी कि अनामलाई यानी कि केरल में है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों में है। ठीक है, मध्य उच्च भूभाग, अब यह देखिए मध्य उच्च भूभाग जो है यहाँ पे जो है अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अवशिष्ट पहाड़ियाँ का मतलब होता है कि ऐसी पहाड़ियाँ जो अपक्षय की वजह से, अपरदन की वजह से, ठीक है, चट्टानों के टूटने फूटने से उनकी जो ऊंचाई है वो कम हो गई है, उनको कहा जाता है अवशिष्ट पहाड़ियाँ। ठीक है, ये अरावली पर्वत से दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत तक है। ठीक है, मध्य उच्च भूभाग जो है ये दक्कन के पठार से ऊपर है, मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है, दक्कन का जो पठार है उसके ऊपर के भाग को हम कहते हैं मध्य उच्च भूभाग। ठीक है, यहाँ कायांतित चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। उत्तर पूर्व पठार देख लेते हैं, इसमें मेघालय के पठार शामिल हैं। ठीक है, जिनको 3 भागों में भी बांटा जा सकता है, जैसे गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ। ठीक है भाई, जो गारो है, खासी है, जयंती पहाड़ियाँ ये जो है मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, और ये मेघालय का पठार है। तो इस तरीके से प्रायद्वीपीय पठार भी ख़त्म होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये पूरा चैप्टर अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जो 3 भूआकृतिक खंड मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो आप जो है कमेंट करके बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का आंसर दे सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।